हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में देखा जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। ये कहें कि यांत्रिकी के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, ये बातें हमको समझना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले वेट की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वेट क्या होता है। वेट ग्रेविटेशनल पुल होता है। ग्रेविटेशनल पुल होता है acting on a body towards the center of the earth, acting on a body towards the center of the earth। यानी क्या कहें कि जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो आकर्षण बल होता है किसी पिंड को खींचता है, वही कहलाता वेट। जैसे अर्थ यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे यम द्रव्यमान का एक पिंड ले लेते हैं। तो पिंड पर एक फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और इसी को बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी है, ये बॉल है, उसका वेट होगा मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा हुआ वेट। अब दूसरी कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वह है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जिसे अभिलंब बल कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स भी फ्री बॉडी डायग्राम में काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और किसी सरफेस पर रखा गया है। तो कहता क्या है कि नॉर्मल फोर्स ये होता है कि व्हेन वन सरफेस प्रेसेस द अदर, नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस। अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करता है तो दोनों सरफेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन न्यूटन थर्ड्स लॉ, दोनों सरफेस जो होते हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका नॉर्मल फोर्स, एक तो ऑब्जेक्ट है तो वेट के कारण नीचे की तरफ, और जो जिस सरफेस पर रखा गया है उसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम ऐसे लिए तो ये नॉर्मल फोर्स वेट के कारण नीचे की तरफ है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का रिएक्शन है। तो ये कह लें कि एन और एन से रिप्रेजेंट किया गया, यानी एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका हम बनाएं अगर फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पॉइंट पॉइंट मान लेते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट मान लिया जाएगा और फिर देन जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसको उस डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया। अब एक जो वेट ये रिएक्शन है सरफेस का, वो एन अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट जो है रिएक्शन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगा एम इंटू जी। अब यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो मान लेते हैं, हमारा नहीं मतलब मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह मास है। तो वेट नीचे की तरफ, तो एन इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं है। जब मोशन होगा तब मास इंटू एक्सीलरेशन हम लगाएंगे, तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन हुआ वो वेट के इक्वल हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ये कंसेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे आसान आसान। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो पहला काम करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से सरफेस जो होते हैं एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। तो पहली बात आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सरफेस यहाँ पे है, इस जगह पर एक सरफेस, इस जगह पर आप देखें तो यहाँ पे एक फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और यहीं पे जो दूसरा फोर्स होगा वो वेट के कारण होगा। वो कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा उसको हम ले लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स हो गया हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन।
और ये हो जाएगा एम जी। और यहाँ पे अगर देखें तो एक यहाँ पे कॉर्नर पर, इस कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर पर एक क्योंकि यहाँ पे जो ये हैवी वेट वाला है या ब्लॉक है, उसका मास एम है, और जो रॉड रखा गया उसका मास स्मॉल एम है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे के सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अगर पहले वाले को अगर हम n सपोज कर लेते हैं या मान ले n1 है, तो यहाँ पे भी n1 होगा, ऑब्वियसली ये mg के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये n2 फोर्स है, तो यहाँ पे जो अपोजिट रिएक्शन होगा वो भी n2 होगा। और एक यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है जो एक दूसरे पर फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये इसको हम n3 और यहाँ पे n3 ये ले लेते हैं। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो हम पहले ब्लॉक का फ्री डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमने ब्लॉक का, तो ब्लॉक को हम मानेंगे पॉइंट मास और मास दे देंगे कैपिटल एम। अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है n1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा वो होगा ये कैपिटल एम लिख लेंगे, कैपिटल एम जी। तो ये हो गया। और इस पर एक रिएक्शन और है जो N2 है, तो N2 है तो N2 यहां से हम कैसे इसको इस तरह देखें, N2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यही बात अगर हम रॉड की कंडीशन में बनाते हैं तो रॉड का वेट जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, तो रॉड हमने मान लिया पॉइंट मास और ये है पॉइंट मास। यहाँ पे जो था ब्लॉक का वो कैपिटल मास था, और यहाँ पे जो मास है वो स्मॉलर मास है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखेंगे तो कौन सा फोर्स, ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में n2 तो हमारा इधर है, तो हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर भी रॉड पर कौन सा लगेगा, n1 लगेगा। और जो n2 फोर्स है हमारा, वो n2 किधर है, इस डायरेक्शन में, ऐसे कहें तो ये n2 का है। और वेट ऑफ द रॉड जो होगा वो डाउनवर्ड, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा, तो मास टाइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो होगा वो होगा n2। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका है। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो इस न्यूटन्स लॉ के, न्यूटन्स लॉ पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो इजी तरीके से, इजी वे से सॉल्व होंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फाइंड द नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है इस जगह पर। और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है वो ब्लॉक एंड द फ्लोर, ब्लॉक और जो फ्लोर है उसके बीच फाइंड करना है। और दूसरा है ब्लॉक एंड द वॉल, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है। तो आप ये देखें कि इस जगह पर ब्लॉक और वॉल के बीच जो होता है कोई भी एक दूसरे को सरफेस, कोई भी सरफेस एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा किसके कारण, ब्लॉक एंड द वॉल के बीच, वो क्या होगा, जी। लेकिन अगर ये बात करें तो देखें, अगर यहाँ पे इसको हम दे देते हैं कि इसका वेट है 3 kg, तो 3 kg, तो डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 3g। अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो n होगा। तो अगर ये बात करें कि फ्लोर और ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, वो n इक्वल टू 3 टाइम g। अगर g की वैल्यू 10 ले लेते तो 3 × 10 ये हो जाएगा 30 न्यूटन के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन था 3 kg, और ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये एफबीडी बनाकर फाइंड करेंगे, तो एफबीडी तो हमने क्या किया कि 3 के ये जो ब्लॉक है इसको हमने पॉइंट सपोज कर लिया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है, n1 मान ले चाहे n माने, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g है। तो यहाँ पे n1 जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, n1 जो होगा वो हमारा 3g के इक्वल होगा। तो n1 जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, तो 3g और 3 × 10 ये हमको मिलेगा 30 न्यूटन, ये हो गया।
तो ये अगर केजी वेट में फाइंड करना होता है तो जी को डिवाइड करते हैं। अगर ऐसे फाइंड करना हो, कभी-कभी यूनिट में कंफ्यूजन कर देता है तो जी को डिवाइड करते हैं। उस कंडीशन में केजी वेट ये यूनिट हो जाती है। तो जी से जी मर गया तो हमको मिल जाएगा 3 केजी वेट। ये कहलाएगा किलोग्राम भार बोलते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन और लेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पे। यहाँ पे 2 केजी और 3 केजी के ब्लॉक हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। कांटेक्ट में रखे गए तो हमको इनके बीच ये फाइंड करना है कि ये सपोज कर लेते हैं कि इन पर एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे देखें कि फिर हमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट किया। तो अब क्या करना है आपको देखें कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो ब्लॉक हैं वो एक दूसरे के सरफेस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दोनों सरफेस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा अ, इनके बीच, इन ब्लॉकों के बीच वो होगा ऑब्वियसली जीरो। ये और यही क्वेश्चन अगर थोड़ा इस ढंग से हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए 3 न्यूटन का फोर्स। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे इजी तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमने केजी वाले पोर्शन को एलिमिनेट किया, हटाया और अब देखें कि जो ये फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स तो लग ही रहा है 8 न्यूटन का फोर्स है और इधर से 3 न्यूटन का फोर्स है। तो ऑब्वियसली इस तरफ एसिलेशन होगा तो हमारा एसिलेशन जो होगा वो राइट साइड में होगा। अब इनके बीच यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रिएक्शन है यानी 2 केजी वाला मास जो होता है 3 केजी पर रिएक्शन लगाएगा और 3 केजी वाला मास जो होता है 2 केजी पर फोर्स एक्ट करेगा। तो इनके बीच जो रिएक्शन नॉर्मल फोर्स हुआ वो हम मान लेते हैं कैपिटल एन है। अब इसका हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हम लेते हैं किसका 2 केजी। तो यहाँ पे 2 केजी वेट वाला लिए। अब इस 2 केजी पर इस तरफ जो होता है फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का है और इधर से इसको यहाँ कर देते हैं और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो है एन और एसिलेशन हमारा इस तरफ है। और जब 3 केजी पिन के लिए 3 केजी की जो बॉडी है उसके लिए अगर फोर्स की बात करें तो इधर से 3 न्यूटन का फोर्स है और इधर से जो फोर्स हमारा लगा वो कौन सा है? ये अंदर इनसाइड जो होता है 2 केजी वाला जो पिंड है वो लगा रहा है वो एन। तो इधर से लगा कितना न्यूटन। अब ये अगर एन को हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है न्यूटन भी हम लिख रहे हैं उसी से। तो हम इसको ले लेते हैं अ, इस फोर्स को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इधर से लग गया स्मॉल एफ और यहाँ से स्मॉल एफ तो इधर से 3 न्यूटन का फोर्स। अब इसको हम ऑब्वियसली यहाँ पे भी एसिलेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ से देखें कि 8 एन माइनस एफ यानी 8 न्यूटन। अभी न्यूटन छोड़ देते हैं। न्यूटन अब यहाँ क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती यूनिट। 8 माइनस एफ इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। तो मास हमारा 2 केजी का है और एसिलेशन है ये। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एसिलेशन ये इस राइट साइड में एसिलेशन है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा और 3 न्यूटन और इसका मास जो है 3। तो 3 और ये हो गया एसिलेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है उससे हमको एसिलेशन फाइंड करना है और इनके बीच जो एफ फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है वो फाइंड करने का तो वो हम लोग देखेंगे। पहले प्रोसेस से चलते हैं। ये एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला 8 माइनस एफ इक्वल टू 2a और दूसरा है एफ माइनस 3 इक्वल टू
3 है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए एफ से एफ मर गया, 8 माइनस 3 5 इक्वल टू 5 ए। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ और हमको ए इक्वल टू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड ए स्क्वायर। यानी एसिलेशन हम फाइंड कर लिए। अब किसी भी इक्वेशन में हम रखकर जो नॉर्मल फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में हम रखते हैं एफ माइनस थ्री इक्वल टू 3 into 1 और 3 को इस तरफ लाए तो एफ इक्वल टू 3 3 जा 6 न्यूटन। यानी इनके बीच जो रिएक्शन फोर्स होगा वो 6 न्यूटन का होगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो एसिलेशन का फॉर्मूला होगा या टोटल या नेट ले लेते हैं, नेट अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे आप टोटल मास ले लेंगे और टोटल मास से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एफ नेट मतलब 8 न्यूटन तो राइट में लगा और 3 न्यूटन लेफ्ट में। तो नेट फोर्स 8 माइनस 3 और टोटल मास हुआ 2 प्लस 3। तो 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैं डायरेक्ट को सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने से जो होता है कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते हैं। आप बेहतर है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजिली फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एसिलेशन मिला 1। अब यह किसी भी रिलेशन में आप इस रिलेशन में और इस रिलेशन में पुट करके जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग एक और देखते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग या डोरी में तनाव। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग पुली सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बड़ा ही इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जरूरत होगी, नीड्स होगी। तो पहली चीज कि हमें जो डोरी में तनाव देना है, स्ट्रिंग में जो तनाव है उसके संबंध में हमको कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है, एक आदर्श स्ट्रिंग क्या होता है। तो आदर्श स्ट्रिंग की खासियत ये होती है, फीचर होता है कि इसे मासलेस होना चाहिए। यानी इसका जो वेट द्रव्यमान हो वो बहुत ही नगण्य हो, इतना कम हो कि उसे हम काउंट ना कर सकें। तो ये उसे जो होता है मासलेस होना चाहिए। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि परफेक्टली स्मूथ, यानी चिकना होना चाहिए, पूर्णतः चिकना होना चाहिए। और थर्ड है इसका कि इन एक्सटेंसिव, अभितान्य, जिसको बोलते हैं अभितान्य, मतलब उसमें तनाव नहीं आना चाहिए। तो डोरी की खासियत ये हो गई। अब जब टेंशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब टेंशन हमको कैसे कैसे वो करना है, तो टेंशन का एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमेशा tension in string is always along the string and away from the object। हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होगा, along the string होगा और ऑब्जेक्ट से अवे होगा। ये बात हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक टेंशन को बताने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं और ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं और फोर्स एफ लगा। और एक बात और बताएं कि टेंशन अगर स्ट्रिंग सेम है तो उसमें टेंशन भी सेम होगा। स्ट्रिंग बदलेगी टेंशन भी बदल जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट जान लेना है कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन समान होगा, अगर स्ट्रिंग हमारी अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। ये बात देखना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही है। अब आप देखें कि अगर हम ये मान लें कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि जो टेंशन है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट m1 वाला है तो इससे अवे अवे होगा। तो इससे अवे एक टेंशन ये हो गया। और दूसरा m2 मास है तो ये एक ऑब्जेक्ट है तो इससे अवे, मतलब यहाँ पे दो टेंशन हो गए और दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से अवे मतलब दूर हो गए। इसी को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक टेंशन इसके लिए, एक टेंशन इसके लिए।
अब ये जैसे हम लोगों ने 2 और 3 केजी जो ऑब्जेक्ट थे वो कांटेक्ट में रखे गए थे। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो चेंज क्या आएगा? अ, अमूमन जो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच यानी दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस थे कांटेक्ट पॉइंट था वहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा था उसके जगह पर हमको टेंशन रख लेना है। तो सेम के सेम जो होता है प्रोसीजर जो वहां पे अप्लाई किए थे यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए कांटेक्ट संपर्क में रखी वस्तुओं में गति। तो अब यहाँ पे आ गया ये हम क्वेश्चन करेंगे इसको भी कि जब कांटेक्ट में न हो। अभी हम लोगों ने कांटेक्ट में करके देखा। अब यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट अगर संपर्क में कोई वस्तु रखी है तो उसमें मोशन कैसे होगा और उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट हमारा ये है कि दो ऑब्जेक्ट हो तो यानी हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है जिसमें दो बॉडी हो पिन। यहाँ पे M1 M2 दो बॉडी हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। अब या तो हम M1 पर फोर्स अप्लाई करेंगे M2 पर। उस कंडीशन में जो इनके बीच जहां कांटेक्ट कर रहे हैं इन सरफेसेस के बीच प्रेस प्रेस करेंगे एक दूसरे को और उनके बीच नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने F फोर्स अप्लाई कर दिया। तो यह फोर्स अप्लाई किया। अब इस जगह पर यह फोर्स हमने अप्लाई कर दिया। अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें ये फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो M1 फोर्स है यानी M1 मास है उसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन F होगा। N नहीं ले रहे हैं क्योंकि फोर्स को हम लोग न्यूटन में ले रहे थे। यहाँ पे हम ले सकते हैं क्योंकि फोर्स की यूनिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब देखें कि यहाँ पे M2 मास है इसके कारण जो होगा M1 मास पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। फिर अब इन ऑब्जेक्टों का हम क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम M1 के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है कौन सा कैपिटल M। ये अप्लाइड फोर्स है या कह लें एक्सटर्नल फोर्स है। और यहाँ पे जो F है ये वो इस डायरेक्शन में है F। ये हो गया। ऑब्वियसली इस तरफ हमारा जो होता है कि एसिलेशन होगा तो ये एसिलेशन के लिए हमने इधर पढ़ा है। अब दूसरा मास है हमारे पास कौन सा ये M2। तो M2 मास पर एक फोर्स हमारा M1 मास के कारण एक्ट हो रहा है। वो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये है स्मॉल m और एसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो पहले FBD जो हमारा FBD फर्स्ट बॉडी के लिए है उसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे F F तो अप्लाइड फोर्स है। तो F माइनस स्मॉल f ये रिएक्शन फोर्स है। मास टाइम एसिलेशन ये हो गया रिलेशन फर्स्ट। अब सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो F इक्वल टू M2 M2 इंटू ये M2 M2 और इंटू ये इसको हम बना देते हैं 2। अब हमको फाइंड करना है एसिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि फर्स्ट को सेकंड में हम ऐड कर दें। तो फर्स्ट में सेकंड को ऐड करेंगे तो F मर जाएगा और कैपिटल F जो एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाइड फोर्स यहाँ पे M1 A प्लस मिल जाएगा M2 A। अब M1 को हम क्या A को कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 और यहाँ पे हो गया A। अब यहाँ पे आप देखें कि हमको ये भी फाइंड करना है रिएक्शनल फोर्स भी। तो यहाँ तो एसिलेशन हमको मिल जाएगा। एसिलेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन जिसको नेट फोर्स भी कहते हैं M1 प्लस M2। यही हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे आप लिखेंगे F नेट अपॉन टोटल मास। यहाँ पे हम ले लिए टोटल मास। तो ये हमारा टोटल मास हो जाएगा। तो ये हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है तो हम इक्वेशन सेकंड में
ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको जो रिएक्शन फोर्स होगा जिसको हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे M2 ये, तो M2 तो हो गया, A की वैल्यू अगर पुट कर दें F अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आप सीख लीजिए, और वो कि अगर फोर्स हम जो एक्सटर्नल फोर्स है इधर से अप्लाई कर दें, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शनरी फोर्स होगा, यहाँ पे जो M1 आया, M2 आया उसके जगह पर M1 आएगा उस कंडीशन में। आप खुद ट्राई करें एफबीडी बनाकर, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो बीडी का यन बनाए थे। अब यहाँ पे इसी तरह से सेम सिमिलर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। अब देखें कि इसका अगर हम मास मान लें M1 और इसका मास मान लें M2, तो अब यहाँ पे टेंशन होगा, फोर्स तो इधर जा रहा है, तो टेंशन होगा तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के लिए अवे फ्रॉम द स्टिंग सेम है, तो टेंशन हो गया टी। अब इसको हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम टेंशन टी लिख लिए। चलिए अब सेम पहली जो हमारा है ऑब्जेक्ट M1, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है इस तरफ, और इंटरनल जो यहाँ पे टेंशन है, टेंशन सॉरी इंटरनल नहीं, यहाँ पे टेंशन है स्ट्रिंग में, वो किधर है, इस तरफ है। तो ये ले लिया हमने, और ये वाला टेंशन ले लिया। अब इसका अगर फ्री और इस तरफ जब फोर्स इधर लगाए तो एसिलेशन होगा हमारा इस तरफ, तो एफ माइनस टी, और यहाँ पे M1 ये, यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है एसिलेशन और टेंशन जो स्ट्रिंग में है, वो इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया। अब ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे M2 है, तो अब देखिए कि इसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, तो ये मास है हमारा M2, एसिलेशन तो इसी तरफ क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये वाला टेंशन का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये T हो गया। तो सेकंड इक्वेशन हमको मिलेगा T इक्वल टू M2, ये इसको हम सेकंड कर दिए, फिर अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें तो हमको T से T कैंसिल होगा, F इक्वल टू मिल जाएगा M1 प्लस M2, और यहाँ पे हो जाएगा एसिलेशन, तो एसिलेशन इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। और देन अगर ये की वैल्यू इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा M2 F अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा होगा रिजल्ट। ये आपको बताएं कि जो कांटेक्ट में रखे या स्ट्रिंग से जोड़ दें दोनों को। बच्चे अक्सर क्या कि ट्रैक्टर और ट्राली का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रैक्टर और ट्राली को, ट्रैक्टर खींच रहा है, ट्राली उसमें जुड़ा हुआ है, तो बच्चे जो खिलौना बनाते हैं वो स्ट्रिंग लगाए रहते हैं, तो उस कंडीशन में अब यही बात मैंने कहा कि अगर फोर्स इधर से आप एक्ट करा रहे हैं तो उस कंडीशन में टेंशन जो होगा, एक्सीलरेशन तो सेम आएगा बट टेंशन चेंज होगा, और टेंशन तब M1 F अपॉन M1 प्लस M2 होगा। अब हमारा केस नंबर 2 है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे थ्री ऑब्जेक्ट हों और एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि हमने F 100 न्यूटन लगाया, M1 20 kg का, M2 30 kg का, तो फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बिटवीन masses या बिटवीन ऑब्जेक्ट जहां पे सरफेस कांटेक्ट कर रहा है। तो हम इजी प्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया ही। तो पहली चीज तो एसिलेशन के लिए आपको करना क्या है, एसिलेशन के लिए नेट फोर्स, तो फोर्स हमारा 100 का है, और यहाँ पे नेट जो था मास है तो 20 और प्लस जो है 30 का है, तो ये हमको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स किधर से लगा आप ये देखें, तो ये भी कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि फोर्स जो है M1 मास पर लगा है, तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा N लें और चाहे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किए थे, वो होगा M2 F अपॉन M1 प्लस M2।
या इतनी बात तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 2। तो m2 इंटू ये भी कर सकते हैं। तो m2 हमारा कितना है, 30 का है, और ये निकाले 2 का, तो ये मिल जाएगा 60 न्यूटन का। ये रिजल्ट होगा। आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी पार्ट जो हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन था उसमें हम लोगों ने किया। अब केस है कि अगर थ्री ऑब्जेक्ट है हमारे पास और थ्री ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं, उस कंडीशन में इनके बीच जो नॉर्मल फोर्स होगा वो उसको कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया, फोर्स तो यही है। अब दो है, एक m1 और m2 के सरफेस है जहां पे एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, और एक सरफेस है m2 और m3 का, वहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अलग होगा क्योंकि मासेस जो है वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे एक एक ले लिया n1 रिएक्शन, और यहाँ पे n2। ये n1 क्योंकि न्यूटन थर्ड्स लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो m1 मास जो जितना रिएक्शन m2 मास पर लगाएगा उतना m2 मास m1 पर लगाएगा। सिमिलरली m2 मास जितना m3 पर लगाएगा उतना ही m3 जो होता है m2 पर लगाएगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फर्स्ट मास के लिए आप देखें कि फर्स्ट मास, तो फर्स्ट मास हमारा है m। अब फोर्स इधर से लगा है तो राइट साइड में, तो राइट साइड में ही मोशन होगा। और फोर्स फोर्स हमारा इस तरफ है, तो ये हम ऐसे ले लें कैपिटल। और यहाँ पे आप रिएक्शन देखें m2 मास का, तो वो है n1। तो इस तरफ रिएक्शन है n1। अब इसका हम इक्वेशन अगर लिखें तो F माइनस n1 इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन, ये हो गया रिलेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम सेकंड पर। तो सेकंड का अगर ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो आप देखिए m2 मास पर, m2 मास है, तो m2 मास पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो n1 एक्ट कर रहा है राइट साइड में, n2 लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हमने दर्शाया ये है n1 और इस तरफ है n2। और ऑब्वियसली एसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि राइट साइड में ही मोशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन m2 a। इसको हम रिलेशन 2 दे देते हैं, रिलेशन 2 हो गया। अब आप लेते हैं थर्ड मास के लिए। थर्ड मास हमारा है m3, और इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स n2 टुवर्ड्स राइट में, और एसिलेशन भी हमारा राइट में है। तो n2 इक्वल टू हो गया मास टाइम एसिलेशन, ये रिलेशन थर्ड। अब डायरेक्ट भी इसका कॉन्सेप्ट, जब पहले कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो डायरेक्ट भी इसको कर लेंगे। अब आप देखें कि यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं, ये ऐड ना करते हैं या कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे n2 रिलेशन थर्ड है, दिख रहा है कि n2 की वैल्यू है, तो n2 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमको मिलेगा n1 माइनस m3 a इक्वल टू m2 इंटू ए। अब इसको हम उस तरफ ले जाएं तो n1 हमको मिल जाएगा m2 प्लस m3, और ये हो गया ये। अब इसको n1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं रिलेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे f माइनस n1 की वैल्यू आई है m2 प्लस m3, और इंटू a इक्वल टू m1 a। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो हमको मिलेगा f इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन ये सॉरी ए। अब ए अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये मिल गया हमको एसिलेशन। अब एसिलेशन मिला तो यहां से जो रिलेशन थर्ड है उस रिलेशन में हम पुट कर दें एसिलेशन को, तो हमको n2
मिल जाएगा, यानी जो हमारे M2 और M3 के सरफेसेज हैं उनके बीच का रिएक्शन। तो यानी N2 इक्वल टू M3 इंटू ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और अब आते हैं हम लोग देखें कि अब फाइंड करना है N1 को। तो N1 ये इसको हम 4 रिलेशन बना लें, फोर्थ में रख देते हैं और N1 मिला है M2 प्लस M3। तो M2 प्लस M3 और अपान अपान हो जाएगा एफ यहाँ पे रखे और टोटल मास यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 ये हो गया। अगर आप कहें कि अगर ये कांटेक्ट में नहीं है और इनके बीच रस्सी के द्वारा या स्ट्रिंग के द्वारा जोड़ दिया गया तो सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन है या नॉर्मल फोर्स है उसके जगह पर हम रख लेंगे टेंशन। बस इतना ही अंतर आएगा। एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं कि एफ हमारा 20 न्यूटन हो, M1 2 kg, M2 3 kg का और ये 5 kg का। तो वही चीज फाइंड करना है। M1 M2 के बीच जो बॉडी है उनके बीच का रिएक्शन, एसिलेशन, और ये M3 है और इनके बीच का रिएक्शन फाइंड करना है M2 और M3 और फिर M1 और M2। तो डायरेक्ट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मेथड तो हमने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं तो एसिलेशन नेट फोर्स 20 और अपॉन टोटल मास तो 2 प्लस 3 प्लस 5। तो अब ये 20 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम देख लें क्या कहते हैं। ये वाला फोर्स तो हमारा 20 न्यूटन का था ही। अब ये जो इनके बीच रिएक्शन होगा वो N1 होगा। और N1 के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये देखें कि जो हमारा M1 है 2 का, ये है 3 का, 5 का। यहाँ पे 3 और प्लस 5 कर दीजिए और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यही चीज हम रखें एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो मिलने वाला तो हमको 2 ही है, तो ये और 3 प्लस 5 8 8 2 जा 16 न्यूटन ये मिल गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट इनके बीच जो लगा उसको हम लोग N2 लिए थे। तो N2 लिए तो जो लास्ट का मास है उसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है एक्सीलरेशन का। तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ये आप देखें तो ये रिएक्शन हमको मिलेगा। अब इसको अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो सेम आप कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट के लिए M1 के लिए टेंशन इस तरफ T1 अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। M2 के लिए ये M2 मास ले लेते हैं, इसके लिए ये टेंशन होगा, ये भी T1 होगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं बदल रही है। अब M2 के लिए अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट ये हो गया T2। और इसके लिए अगर ये इसको हम M3 मान लेते हैं तो इसके लिए कहाँ होगा T2 क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। अब फिर हमने बना दिया। आप इजिली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, जैसे हम लोगों ने कांटेक्ट में रखकर कैलकुलेट किया था। ट्री बॉडी डायग्राम बनाइए और कैलकुलेट किया। केस नंबर थर्ड कि अगर फोर्स को हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न लगाकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा कोण पर यानी क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लगाएं तो हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो दो कंडीशन होता है, एक तो पुश होता है एक पुल होता है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुश कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो हम एफ के कंपोनेंट ले लेंगे। दो कंपोनेंट होते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऊर्ध्व और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ एफ cos थीटा, बेस पर हमेशा cos ही रहता है और ये परपेंडिकुलर है तो ये एफ sin थीटा। ये हो गए। अब जो इस ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो रिएक्शन है ब्लॉक का अपवर्ड डायरेक्शन में आर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है एम। अब ये देखें कि आर और एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है
और mg कहाँ पे डाउनवर्ड। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो f sin थीटा प्लस r इक्वल टू mg और f cos थीटा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एसिलेशन होगा तो एफ cos थीटा इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया एफ साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू एम जी और यहाँ से एफ cos थीटा इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। अब यहाँ से एसिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं एसिलेशन इक्वल टू एफ cos थीटा अपॉन एम। इस पर एक क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं इफ एफ इक्वल टू 60 न्यूटन सॉरी न्यूटन नहीं न्यूटन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो और मास जो दे रखा है वो 10 केजी का है देन फाइंड द एसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एसिलेशन 60 का 60 या कास थीटा है तो 60 इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन 10 ए। अब यहाँ से 60 और कास 60 की वैल्यू 1/2 तो ये 1/2 जीरो से जीरो मर गया 2 से काटेंगे 3 तो ये इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये है हमारा कि अगर हम पुल ना करें पुश करें उसको धक्का तो उस कंडीशन में क्या हो? तो यहाँ पे यम फोर्स से हम ऑब्जेक्ट यम को क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं एफ के कंपोनेंट लेंगे। तो एफ को कंपोनेंट लेने से पहले एक कंसेप्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल लाइन ड्रा किया तो जहाँ पे जेड शेप बनता है वो एंगल जो होते हैं क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण हुआ थीटा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। अब बेस के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है बेस के साथ होता है एफ cos थीटा और नीचे कितना हुआ एफ sin थीटा। अब इस मास का जो इस पर रिएक्शन फोर्स है आर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट इसका एम। अब देखें कि एफ cos थीटा इसको क्या कर रहा है मोशन कर रहा है मोशन दे रहा है तो एसिलेशन होगा इस तरफ और आर के अपोजिट एफ साइन थीटा और एम जी एक वन डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आर अपवर्ड डायरेक्शन में तो एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर हो जाएगा। एफ cos थीटा इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन तो ये एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू आर और एफ cos थीटा इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम इंक्लाइन प्लेन पर लेकर आएंगे और फिर उसके नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे कांस्टेंट मोशन का। थैंक यू।